let's do some remaining cysts. Let's start with dentigerous cyst. Yesterday uh, we had a look on the basics of cysts of the maxillofacial region. Dentigerous cyst originates pressure and dilatation of follicle from crown to tooth. Okay, the important point with dentigerous cyst is that the tooth will be unerupted. If the tooth has been erupted, तो फिर वो उसको डेंटिजरस सिस्ट बोलेंगे अगर वो इरप्ट कर जाए तो नो नहीं सर वो फिर इरप्शन सिस्ट होगा शायद if it enters the soft tissue involved करेगा सर एक्सट्रैक्शन के बाद बना फॉलिकल है तो नहीं रहेगा ना इरप्शन के बाद सिस्ट नहीं होगा जो डेंटिजरस सिस्ट का वेरिएंट इरप्टेड टूथ के साथ होता है क्राउन के साथ ठीक है और सर आपकी आवाज नहीं आ रही फिर क्योंकि किसी चैंपियन ने ना मैं बताता हूँ मैं नाम ले रहा हूँ उसका अलमीरा तुमने म्यूट नहीं किया हुआ इसलिए सर मैंने अभी अनम्यूट किया था ये बोलने के लिए अच्छा फिर देखें तो और कौन है जिसने अनम्यूट किया हुआ अब सबने कर लिया मेरी आवाज आ रही है यस सर यस सर यस बूम ओके सो अगर यार वो इरप्ट कर जाएगा ना तो होता क्या है कि डेंटल फॉलिकल रिड्यूस्ड एनामेल एपिथेलियम स्लोली रिजॉर्व कर जाता है जब भी मतलब दैट इज द फिनोमेना ऑफ इरप्शन कि जैसे ही वो इरप्ट करेगा तो वो रिजॉर्व कर जाएगा बट अगर वो परसिस्ट करेगा ना तो वो तभी परसिस्ट करता है जब वो इरप्ट ना हो दांत ठीक है सो देन इट विल बी कॉल्ड डेंटिजरस सिस्ट अगर अनइरप्टेड टूथ के साथ एसोसिएटेड हो कोई सिस्ट थोड़ा सा स्पीड में मैं चलूंगा कुछ बातें जो तुम लोग को पता है इसकी जो कुछ बातें जो तुम लोगों को नहीं पता उन पे जरा टाइम ज़्यादा लगाएंगे ठीक है ये वाली बातें मेरे ख्याल से तुम लोगों ने बहुत अखीर रटा मारा हुआ है थर्ड ईयर में कि मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद अनइरप्टेड मैंडिबुलर थर्ड मोलर सेकंड विद मैक्सिलरी कैनाइंस थर्ड मोलर्स का मैंने बताया था नॉर्मली थर्ड मोलर्स आर एक्सट्रैक्टेड एंड द cysts are either marsupialized or enucleated. But when it comes to maxillary canines, ज़्यादातर maxillary canines are brought into occlusion with the help of orthodontics. ठीक है मेल प्रीडिलेक्शन है ओके इसके ना देखो ये जो होता है ना बोनी हार्ड राउंडेड स्वेलिंग लेटर ऑन एग शेल क्रैकलिंग ये तकरीबन हर सिस्ट में होता है तकरीबन जो भी एक्सपेंसिव सिस्ट्स होंगे ना एक्सपेंसाइल सिस्ट्स होंगे उनके अंदर एक्शेल क्रैकलिंग होगी बिकॉज दे टेंड टू रिजॉर्ब द बक्कल एंड लिंगुअल नॉट मोस्टली लिंगुअल बट बक्कल जो प्लेट है ना उसको रिजॉर्व करते होते हैं सर एक्शेल क्रैकिंग तो हमने मीलोब्लास्टोमा में पढ़ा था हाँ का साइन होता है तो आपने कहा सिस्ट में होता है दोनों में ही होता है सब में होता है देखो जब मैं था ना जब मैं रेजिडेंट था ना मैं बड़ा परेशान हुआ मैंने ना जो सिस्ट्स की बुक एक है आप बेसिकली पैथोलॉजी की एक हमारी ना सर्जिकल लिटरेचर के अंदर एक बहुत बड़ी बुक किताब है वो जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा यार हमने तो जो बातें पढ़ी सारी की सारी उल्टी हैं सिस्ट्स के बारे में आई मीन जो एक डेंटिजरस सिस्ट होता है ना उसके अंदर मतलब कोई भी साइन मिल सकता है उसकी ट्रीटमेंट किसी भी तरीके से की जाती है देयर आर डेंटिजरस सिस्ट्स जिनकी लिए बोन रिसेक्शन करनी पड़ी है ठीक है मतलब इतने ज़्यादा एग्रेसिव सिस्ट भी होते हैं डेंटिजरस कि आपको रिसेक्शन करनी पड़ती है सो देयर इज नो सर्टेनिटी व्हेन इट कम्स टू पैथोलॉजी इट इज सो वेरिएबल ठीक है इसके अंदर एक्सेल क्रैकलिंग हो सकती है क्यों अब फॉर एग्जांपल ये डेंटिजरस सिस्ट है ठीक है ये बक्कल साइड से इतनी एक्सपैंड कर जाए कि बोन रिजॉर्प्शन कर दे बक्कल साइड पे अब तो आप लोगों ने कई पैथोलॉजी की बुक में पढ़ा होगा इट डज नॉट कॉज बोन या डज नॉट यूजुअली कॉज बक्कल बोन रिजॉर्प्शन बट इट कैन ठीक है वर्ड होगा डज नॉट यूजुअली बट इट कैन सो अगर कर जाए ना तो फिर वो एक्सेल क्रैकलिंग होगी एमिलियोब्लास्टोमा के बारे में पता है क्यों लिखा होगा कि एक्सेल क्रैकलिंग करता है बिकॉज इट ऑलमोस्ट ऑलवेज डज इफ नॉट ट्रीटेड और वो क्योंकि एग्रेसिव है तो वो स्पीड में बढ़ता है
Dentigerous cyst is not so aggressive, I would say. It is aggressive, but it is less aggressive than your ameloblastoma and OKCs. ठीक है, ये देखिए maxillary canine है, ठीक है, ये पड़ा हुआ है. ये कैसे पता करेंगे यार ये कि बक्कल पड़ा है कि पैलेटल पड़ा हुआ है? सर वो उसकी चेंज करेंगे, एंगुलेशन चेंज करके डायरेक्शन हम चेंज रेडियोग्राफ करके लेंगे. अच्छा, medial distal मतलब इसके अंदर इस एक्सरे, ये एक्सरे के को में कैसे आप चेंज करोगे एंगुलेशन? ये एक्सरे है, देखो इसमें मैंने देखना है कि ये बक्कल है पैलेटल है. अगर सर हम वो वाला बेसिकली हम रेडियोग्राफ ओवरलैप करेंगे कर जो रहे हमने किया था. हम्म, सर अगर वो किसी चीज को ओवरलैप करा तो उससे मतलब मीजियल सर पड़ा होगा या सीबीसीटी से उसमें वैसे पैलेटल पता या लगता है. लिंगुअल पड़ा होगा. सही है, ठीक हो गया. ये कहीं अपर ओक्लूजल तो नहीं है ये वाला एक्सरे? सर वही है. हाँ सर ओक्लूजल एक्सरे, यस सर. तो ये ऑलरेडी ये बता रहा है ना कि पैलेटल पड़ा हुआ है. ओके, स्टूपिड क्वेश्चन, लेट्स मूव. आई मीन इसके अंदर सवाल ये होना चाहिए था कि ये पेरीएपिकल है, ये केनाइन पड़ा हुआ है, तो हाउ विल वी नो कि पैलेटल है या बक्कल है? तो फिर ये अपर ओक्लूजल कराते हैं, फिर ही नजर आ रहा है पैलेटल. ठीक है, समझ आई? तो अगर आपने 2D रेडियोग्राफी करनी है ना, तो यू विल यूज either that slob rule or you will use upper occlusal. और अगर जैसे असद ने बताया, if you can go 3D then do CBCT. ओके, ट्रीटमेंट. अच्छा, ट्रीटमेंट जो है ना, सिस्ट की ट्रीटमेंट्स बताओ यार, कोई मुझे बताएगा सिस्ट, किसी भी सिस्ट की ट्रीटमेंट क्या होती है? सर इन्यूक्लिएशन, the enucleation मार्सुपिलाइजेशन, Enucleation इन्यूक्लिएशन, और Enucleation marsupialization. with क्यूरेटाज. सर वो इन्यूक्लिएशन दो के बाद टाइप्स होते हैं, एक क्यूरेटाज भी करते कंजर्वेटिव हैं अप्रोच होता है, और रेडिकल अप्रोच होता है. कॉम्बिनेशन भी हो सकता है दोनों का. Expectation भी correct. सर पेशेंट की एज पता लग सकती है? हाँ, पेशेंट की एज बतानी चाहिए. सर किधर आना सर? मीटिंग, 1 मिनट होल्ड करो यार. मीटिंग है सर कोई? सर लेक्चर है, इसके बाद ही आऊँगा. हैं? ये डॉक्टर, ये मैं क्लास को बता रहा हूँ, क्लास ये डॉक्टर खकान की कॉल है, ये कह रहे हैं फाइनल ईयर को दफा करें आप. सर सुबह कर से दें यही सर. हो रहे हैं. ऐसे ही ट्राई कर देते सर हैं. हम सो जाते हैं, आप चले जाएं. और डॉक्टर का कान का कहना बनता है. सर आप इजी होके चले जाए सर, हम माइंड सर नहीं सर करेंगे. आप मकान रिलैक्स. का कहना बनता है सर. डॉक्टर खकान का सर कहना, आप सबको वेटिंग रूम में रख के चले जाए. यस. और किरत कह रही कि सर वैसे ही सुबह से दफा किया आपने. तो मतलब वो रेडी हैं. ठीक है, हाँ चलें. ओके, थैंक यू सर. ओके ओके. यार ये हमारा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है बाय द वे, डॉक्टर फारूक ने देखा ना अगर बीच में. ओके, इन्यूक्लिएशन विद टूथ रिमूवल. अच्छा, बड़े अच्छे बता दिए सबने. अनम्यूट म्यूट होने वाला है. ओके, आपकी आवाज आ रही, आवाज नहीं आ रही सर. अब आ रही है? यस सर. ओके, तो तुम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑप्शन सबने बिल्कुल ठीक बताए हैं. मार्सुपिलाइजेशन, इन्यूक्लिएशन, आप लोग को डॉक्टर यासर ने भी पढ़ाए हैं. यस, ये ऑप्शंस होते हैं. मैं आप लोगों को उन ऑप्शंस की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि हाउ डू वी गो अबाउट परफॉर्मिंग दोज प्रोसीजर्स, बट कहाँ पे कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करना है ये डिसाइड करना, ये सारी गेम ही ये है. ठीक है, मतलब बहुत कॉमन बात बताऊंगा मैं आपको. मेरे पास जब भी कोई पैथोलॉजी का पेशेंट आता है ना, विद एन एक्सरे और सीबीसीटी, इसकी कोई पैथोलॉजी होती है, उसको 2-3 डिफरेंट लोगों से अगर उसने ओपिनियन ली होती है, 2-3 डिफरेंट लोगों ने ना उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीटमेंट प्लान बताया होता है पेशेंट को. ठीक है, कोई मतलब किसी का प्लान, क्योंकि देर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व. एज इन्वॉल्व है, साइट इन्वॉल्व है, टाइप ऑफ टूथ इन्वॉल्व है, सर्जन की प्रेफरेंस इन्वॉल्व है. फॉर एग्जांपल
जैसे let's give you an example. मुझे कोई एक्सरे जबरदस्त सा देखूंगा फिर मैं तो बताऊंगा। ओके, तो बहुत खतरनाक चीजें आ गई हैं। ओके ओके, चलो मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। इसकी अगर ई न्यूक्लिएशन करनी है ना, तो उसका ट्रीटमेंट ये होगा कि वी विल हैव टू रिमूव ऑल ऑफ दिस बोन हेयर, कंप्लीटली निकालनी पड़ेगी बोन। और ई न्यूक्लिएशन के बाद ना नॉर्मली वी टेक आउट 1 to 2 मिलीमीटर ऑफ द बोन एज वेल, ठीक है। और यहाँ पर टूथ भी है। ओके, नाउ इस तरह का केस आपके पास आएगा ना, तो उसकी ट्रीटमेंट आप लोगों के ख्याल में क्या होनी चाहिए? को बताएगा मुझे इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए इस डेंटिंजियस सिस्ट की? सर ये एक्सट्रैक्शन होगी इसकी और फिर इसकी तरह ई न्यूक्लिएशन। ठीक हो गया, ठीक हो गया। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? नो? सर कौन सी वाली बात करें? उमैर गुड मॉर्निंग। इस सिस्ट की बात कर रहा हूँ यार। ये जो सिस्ट है इसके साथ टूथ है, ये बताओ इसकी ट्रीटमेंट क्या करोगे? इसकी ट्रीटमेंट बताओ। इसकी एज है 40, अब बताओ। सर इसकी टूथ को एक्सट्रैक्ट करके मार्सुपिलाइजेशन कर देंगे। टूथ एक्सट्रैक्ट करके मार्सुपिलाइजेशन कर दोगे, ठीक। न्यूक्लिएशन करना। अब देखो दो बच्चों ने जवाब दिया है। सर लेकिन जब इसकी एक्सट्रैक्शन होगी सर्जिकली होगी तो हम ऑब्वियसली ओपन कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों ई न्यूक्लिएट नहीं करेंगे? सर पहले तो हम देखेंगे ना कि अगर वो कैनाल के पास करीब है या नहीं, तो we have to be we'll probably go for marsupialization and सर हम and then enucleation. सिस्ट का साइज क्या चेक करेंगे यहाँ पे? कि देखो ना, सिस्ट का साइज देखोगे आप लोग। whenever you are going to treat a patient with a cyst, you have to keep 5 factors in mind. Number 1, size of the lesion. ये तुम लोग की कंटेम्प्रेरी में लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ लेना, इस प्रेजेंटेशन में भी आगे आएगा। साइज ऑफ द लीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर साइज बड़ा है ना, तो बहुत बड़े साइज का सिस्ट अगर निकालोगे तो यू विल क्रिएट अ वेरी बिग डिफेक्ट। तो मोस्ट ऑफन देन नॉट मार्सुपिलाइजेशन की जाती है लार्ज सिस्ट की, ठीक है। ये वाली बात याद रखिएगा प्लीज, ठीक है। बड़ा सिस्ट है ना, बहुत बड़ा सिस्ट है, मोर ऑफन देन नॉट उसकी मार्सुपिलाइजेशन की जाती है, अनलेस इट्स अ वेरी एग्रेसिव सिस्ट, अनलेस इट्स अ रिकरिंग सिस्ट, ठीक है। ये भी 2 फैक्टर्स आ जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। अनलेस इट्स अ वेरी पोस्टीरियर सिस्ट, अगर कोई पोस्टीरियर सिस्ट होता है ना, उसको उसके साथ रिस्क नहीं लिया जा सकता। अगर डीप हाई अप इन द रेमस कोई सिस्ट पड़ा हुआ है, तो उसको अगर आप लोग उसके साथ अगर आप कंप्लीटली नहीं निकालोगे ना, इट कैन कम बैक इन द स्कल बेस वन डे, स्कल बेस वाले एरिया में कहीं आ सकता है, ठीक है। सो a lot of factors are involved. Next. Excuse me, sir. Sir, हम enucleation कब करते हैं और apicoectomy वो कब करते हैं? दोबारा बोलो। Sir, enucleation कब करते हैं और apicoectomy, I remember you did it once in Westwood. वो कब करते हैं? ओके, मैं बताता हूँ। ओके, मैं आप कहना चाह रही हूँ कि आप इन्यूक्लिएशन कब करते हैं और एपिकोएक्टमी और एपिसेक्टमी ऑफ द टूथ वो कब करते हैं, ठीक है। हम देखो, एपिसेक्टमी इज अ प्रोसीजर which involves removing the apical part of the tooth and then placing a retrograde filling, ठीक है। वो एक बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसीजर है, ठीक है। सिस्ट की ट्रीटमेंट के अंदर जो ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के ऑप्शंस होते हैं ना, वो होते हैं मार्सुपिलाइजेशन, ई न्यूक्लिएशन, मार्सुपिलाइजेशन फॉलोड बाय ई न्यूक्लिएशन और रिसेक्शन। ये 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा था 5 फैक्टर्स जो हेल्प करता है हमें डिसाइड करने में, कोई भी सिस्ट पूरा निकाल देना है या मार्सुपिलाइज करना है या मार्सुपिलाइज करने के बाद निकालना है या रिसेक्शन कर देनी है। तो सबसे पहले मैंने बताया साइज ऑफ द लीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ये क्वेश्चन मैं तुम लोग को दूंगा 100%, इसलिए इसको चाहे लिख लो कहीं पर। साइज ऑफ द लीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइज अगर छोटा है तो ई न्यूक्लिएशन करें, उसका मार्सुपिलाइजेशन करने का फायदा ही कोई नहीं है। नंबर 2, site of the lesion. Let's say the cyst is present in a site. Let's say ये साइट है, ये साइट है या ये साइट है। इन दोनों साइट्स में ना ई न्यूक्लिएशन विल बी स्लाइटली रिस्की। हाउ? जब यहाँ पे कनाल देखो चिपका हुआ है सिस्ट की लाइनिंग के साथ, जब आप लोग ई न्यूक्लिएशन करोगे तो उसके अंदर आप लोग कंप्लीट सिस्ट निकालोगे तो यू कैन डैमेज द नर्व। यस, जब नर्व डैमेज कर दोगे तो दैट विल बी एन इशू। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि जस्ट रिमूव द टूथ, मार्सुपिलाइज इट। यहाँ पे बोन जैसे ही इसका प्रेशर खत्म हो जाएगा ना, मैं तुम लोगों को यार सिस्ट का ना प्रेशर का थियोरी हल्की सी पढ़ाना चाहता हूँ। वो तुम लोगों ने ये सिस्ट का साइज इंक्रीज क्यों होता है, हमने ये वाली इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है एक दफा यूएचएस के अंदर, सो आई हैड टू ऐड दिस। पहले ये पढ़ लेते हैं फिर हम उस पे जाएंगे। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ सिस्टिक फ्लूइड, बलून लाइक एक्सपेंशन डिपेंडिंग ऑन एनाटॉमी इंडिकेटिंग इंटरनल प्रेशर फॉर ग्रोथ। इसकी ना बेसिकली जो थ्योरी है ना सिस्ट की इंक्रीज इन साइज की, वो होती है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर थ्योरी, ठीक है। एंड दैट सेड कि लार्ज इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स and inflammation inside the cyst wall, epithelial proliferation, जो epithelial proliferation हो रही है ना cyst walls की, वो and अंदर जो inflammation है, that what it does is कि it slowly increase in size and it can then that fluid contains cholesterol, breakdown products of blood cells, exfoliated epithelial cells, etc. जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है ना सिस्ट का, तो जो एपिथेलियल लाइनिंग है ना सिस्ट की, दैट स्टार्ट्स सिक्रीटिंग सम बोन रिजॉर्बिंग फैक्टर्स सच एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स है एंड E2 एंड E3। कोलेजनेज भी प्रोड्यूस करता है। कोलेजनेज क्या करेगा जी, देखो जितनी भी बोन में कोलेजन है उसको ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। अब इसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको बाद में बताऊंगा इस वाली के। वंस द सिस्टिक कैविटी का साइज इंक्रीज होगा, एपिथेलियल लाइनिंग बोन रिजॉर्प्शन फैक्टर फेंकना शुरू करेगी ना, तो इसका एक बड़ा एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है इसकी, जो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। सो ये देखो किरत, तुम कह रही थी ई न्यूक्लिएशन करनी है इसकी। ई न्यूक्लिएशन करोगी ना तो तुम हो सकता है कि नर्व उड़ा दो पेशेंट की, टेम्परेरीली या परमानेंट भी उड़ा सकती हो, ठीक है। तो इसका साइज छोटा सा, जब ये रिज के ऊपर यहाँ इतनी छोटी सी जब रह जाएगी ना एंड पे, देन इसको ई न्यूक्लिएशन करके कंप्लीटली निकाला जा सकता है। सेम गोज फॉर हेयर फॉर दिस पैथोलॉजी। इकरा, तुमको आवाज आ रही है बेटे? जी सर। if you remove this cyst completely, ठीक है, इसको तुम completely निकाल दोगी अगर, तो can you ensure complete removal from between the apices of these teeth? Can you? नो सर। because देखो ये जो स्कैल्पिंग हुई हुई है, अंदर गया हुआ सिस्ट, इस सिस्ट दांतों के अंदर घुसा हुआ है कहीं जाके, तो तुम जब यहाँ पे तुम क्या करोगी, तुम कंप्लीट सिस्ट की लाइनिंग निकाल ही नहीं सकती हो। जब निकाल रही होगी तो यहाँ पे क्या करोगी, तुम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इंटरडेंटली जाके खुरचना शुरू कर दोगी। यू कैन एक्चुअली डैमेज द टूथ, यू कैन एक्चुअली डैमेज द एपिकल फोरामेन से जो उसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई आ रही है, उसको डैमेज कर सकती हो। यस, तो सो साइट ऑफ द लीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज इट कैन, जो एडजेसेंट वाइटल स्ट्रक्चर्स है ना, जैसे नर्व, टूथ, टीथ एक्सेट्रा, उनको बचाने के लिए समटाइम्स वी डू मार्सुपिलाइजेशन। तो मार्सुपिलाइजेशन से क्या होगा कि दिस, जैसे ही हम इस सिस्ट का फ्लूइड का प्रेशर रिलीज कर देंगे ना, इस सिस्ट का साइज छोटा हो जाएगा। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स छोटा सा रह जाएगा। दांत तो हम वैसे ही सीधा कर चुके होंगे, जब छोटा सा रह जाएगा ना तो उस टाइम पे यू कैन रिमूव, ठीक है। नेक्स्ट होता है एज ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट की एज कम है ना, मोस्टली उसकी मार्सुपिलाइजेशन होगी, नॉट ई न्यूक्लिएशन। एज ज्यादा होगी ना तो मोस्टली ई न्यूक्लिएशन करनी पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बच्चों की बोन्स छोटी होती हैं, तो हम चाहते हैं कि छोटी बोन्स हैं रिजर्व करें मैक्सिमम बोन, तो फिर
इन्यूक्लिएशन नहीं करनी। फिर होता है सर्जन्स प्रेफरेंस, ठीक है, सर्जन्स प्रेफरेंस भी एक फैक्टर होता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, आई एम ऑन द साइड कि मैं ना बोन बचाने के चक्करों में पेशेंट को कन्विंस कर लेता हूँ कि जो है ना आप मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स पे आपको आना पड़ेगा, बट आपकी बोन बच जाएगी, ठीक है, आपकी नर्व हम बचा लेंगे। समटाइम्स इट कैन बाइट यू इन द बैक, ठीक है। मेरे साथ ना एक दो दफ़ा हुआ है इस तरीके से कि कंजर्वेटिव मेथड से गया हूँ मैं और फिर आई हैव सीन रिकरेंसेस। बट मेरे जो मेंटोर थे ना, मेरे बॉस, उन्होंने मुझे सिखाया था कि यार अगर ये रिकर कर भी जाता है तो व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन। मतलब अगर रिकरेंस हो गई है तो है तो बिनाइन लीजन ना, तो उसके बारे में जो है वो इतनी परेशानी नहीं लेनी, बिनाइन लीजन है, अगर रिकर कर गई तो इट्स ओके, यू कैन डू अ सर्जरी अगेन एंड सब ठीक हो जाएगा। बट लेट्स से अगर कोई मिलिग्नेंट चीज है उसके अंदर सेफ कभी भी नहीं रहना, उसमें एक्स्ट्रा एग्रेसिव रहना है, ठीक है, ताकि उसमें अगर रिकरेंस होगी तो दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। फिर रात को आपको नींद में प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है, अगर अगर मेलिग्नेंसी कोई रिकर कर जाए। मेलिग्नेंसी भी रिकर करती हैं, लिटरेचर बताता है रिकर करती हैं, बिल्कुल करती हैं, बट रेजिडुअल डिजीज रह सकती है, वो आपको ज्यादा प्रॉब्लम दे सकती है, रेजिडुअल डिजीज, ठीक है। ओके, सो सर्जन प्रेफरेंस, कुछ सर्जन होते हैं ना, वो उनके एक्सपीरियंस में रिकरेंसेस थोड़ी ज्यादा आई होती हैं तो थोड़े से वो तंग आए होते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि वो एग्रेसिव होते हैं, स्टार्ट से ही एग्रेसिव, फुल एग्रेसिव। वो क्या करेंगे कि ये सिस्ट आया ना, ये पूरा सिस्ट भी निकाला और साथ में इसकी 5 mm बोन भी निकाली और पेशेंट से कॉन्सेंट लिया, जी नर्व आपकी गई, थैंक यू वेरी मच। Now that approach is not wrong per se because that is 100% curative. Only one appointment and the problem जो है ना has been solved, ठीक है। क्यूरेटिव इंटेंट के साथ आप ओटी में जाते हैं और जाके आप कंप्लीट इसको निकाल देते हैं, पेरिफेरल ऑब्स्ट्रक्टमी भी कर देते हैं। मार्सुपिलाइजेशन के ना कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, आपने एक स्टेंट डाला होता है, पेशेंट को उसकी केयर बहुत करनी पड़ती है, समटाइम्स पेशेंट स्टार्ट मिसिंग अपॉइंटमेंट्स और फिर पेशेंट मोटिवेशन लेवल भी लो हो जाता है, ठीक है। बट मार्सुपिलाइजेशन के फायदे बहुत सारे हैं, यू कैन डू मार्सुपिलाइजेशन इन लोकल एनेस्थीसिया, you can save the bone, you can place implants here later on, you do not need a secondary site for reconstruction later on, ठीक है। समझ आ रही है बॉयज? साद, उमैर, आसिल, यस सर। असद, यस सर, आ रही जी है। सर आ रही है। यस यस सर। सर। यार मेरे बॉयज बोलते नहीं है यार, क्या सीन है? सर आपने मेरा नाम ही लिया। मेरे दो छोटे बॉयज और तुम मेरे बोलते नहीं हो। आपको पता है अभी मैं छुप जी के सर। दोनों से, अपने छोटे बच्चों से, उनको नहीं पता, मुझे आवाज आ रही है कि वो पूछ रहा है इस टाइम पे छोटा वाला ना मैं कहाँ हूँ, लेकिन मैं अभी छुपा हुआ हूँ उससे। ओके ओके, लेट्स गो। ट्रीटमेंट इसका क्या करना है, ट्रीटमेंट समझ आ गया। अब अगर मैं तुम लोग को एक्सरे दिखाऊंगा, तुम लोग बड़े अच्छे तरीके से उसको, मैंने तुम लोग को थोड़ा सा टाइम लगा लिया, टाइम लगाया मैंने थोड़ा सा आप लोगों के साथ, इसलिए ताकि आप लोग का ट्रीटमेंट प्लानिंग में आप लोग जो है ना वो जरा अच्छे तरीके से मुझे बता सको। अब मुझे बताओ कि इसको कैसे मैनेज करूँ। सर पेशेंट एज क्या है? यार इस ईडेंचुलस है, ईडेंचुलस। सर इनिक्लेट कर देंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे और इनिक्लेशन करेंगे, अच्छा ठीक हो गया, नॉट अ बैड ऑप्शन। और या क्यूरेटाज कर सकते हैं आफ्टर इनिक्लेशन के साथ, क्यूरेटाज भी कर सकता है। ठीक है, नर्व का तुम ले लोगे बेसिकली, नर्व का हम का सेशन करेंगे क्योंकि रिच ऑलरेडी रिजॉल्व लग रहा है। किसने बताया है रेज अभी तक के रेज ऑलरेडी रिजॉल्व्ड है? सर मैंने किसने? फ्लेक्स अक्सा, अक्सा ये बताओ
तुमने क्या बोला, इन्यूक्लिएशन या मार्सुपिलाइजेशन? Sir, marsupialization. ठीक हो गया, मार्सुपिलाइजेशन इज नॉट अ बैड ऑप्शन, इन्यूक्लिएशन इज नॉट अ बैड ऑप्शन, ठीक है। So marsupialization followed by enucleation. मार्सुपिलाइजेशन फॉलोड बाय इन्यूक्लिएशन, ये दैट इज आल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन। ये तीनों ऑप्शंस इस सिस्टम, followed by complete branches. ये तीनों ऑप्शंस इस सिस्टम आ सकते हैं, यू जस्ट हैव टू जस्टिफाई, ठीक है। सर अगर नर्व प्रॉक्सिमिटी ना हो फिर हम प्रेफर करेंगे कि हम इन्यूक्लिएशन करें। अगर नर्व प्रॉक्सिमिटी नहीं है ना, तो इसका मतलब है इसका साइज बहुत छोटा सा है, या ये एंटीरियर पड़ा हुआ है। लेट्स से ये सिस्ट जो है ना, ये एंटीरियर पड़ा होता है, यहाँ तो कोई नर्व नहीं है ना मेंटल फोरामेन से आगे, अगर ये यहाँ होता, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि फिर हम देखते हैं बक्कल प्लेट और लिंगुअल प्लेट, उनके क्या हालात है। अगर तो बक्कल प्लेट और लिंगुअल प्लेट दोनों इंटैक्ट है, दोनों वॉल्स हैं, तो अंदर से पूरा इन्यूक्लिएट अगर आप कर देंगे ना तो इट्स ओके, क्योंकि अंदर जो है ना यू कैन प्लेस वहाँ पे कैडेवरिक जो है, आपके पास जो एलोग्राफ्ट आते हैं वो आप डाल सकते हो, फ्रीज ड्राइड बोन डाल सकते हो, ठीक है। और रिकंस्ट्रक्शन भी उसी टाइम पे कर सकते हो आराम से, क्योंकि आपके पास वहाँ पे बक्कल और लिंगुअल वॉल्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर बक्कल वॉल रिजॉर्व हो चुकी हुई है तो फिर मार्सुपिलाइजेशन माइट बी अ गुड आइडिया, बिकॉज उससे होगा क्या, ये स्लोली सिस्ट का साइज डिक्रीज होगा और बक्कल वॉल खुद से आहिस्ता आहिस्ता बक्कल वॉल भी दोबारा से बन जाएगी। समझ आई किरत? ठीक है सर। देखो अभी फाइनल ईयर का आपका लेवल है, आई डोंट नो किस डेप्थ तक जाना है, क्योंकि पेपर्स तो सर ये बात दोबारा बता दें प्लीज। मैं बताता हूँ बेटे, तुम लोगों के मैं जब फाइनल ईयर में था ना तो मुझे ये बताया गया था सिस्ट मैनेजमेंट, उसकी एक स्लाइड थी, ठीक है। उस स्लाइड में लिखा हुआ था मार्सुपिलाइजेशन, इन्यूक्लिएशन, रिसेक्शन, बस ये लिखा हुआ था, ठीक है। और उसकी थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर दिया गया था कि क्या होता है, और जो सवाल आता था ना उसके अंदर हम छाप देते थे मार्सुपिलाइजेशन, इन्यूक्लिएशन, ये लिख देते थे। बट अब हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, अब जो है ना आप लोगों को सवाल मुश्किल आ जाते हैं, तो अब इसलिए मैं आप लोगों को ट्रीटमेंट प्लानिंग थोड़ी सिखा रहा हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि अगर तो ये एंटीरियर पड़ा हुआ है तो वी कैन ई न्यूक्लिएट दिस, नो प्रॉब्लम, प्रोवाइडेड कि इसकी बक्कल और लिंगुअल प्लेट इंटैक्ट है। क्योंकि अगर बक्कल और लिंगुअल प्लेट इंटैक्ट है तो आप स्कूप करके अंदर से सारा सिस्ट निकाल दें, अंदर खाली ओके म्यूट कर ले भाई, आप खाली पोर्शन को भरें या ना भरें, वो अंदर ब्लड से भरेगा आहिस्ता आहिस्ता, उसमें दोबारा खुद ही से बोन बन जाएगी। और आप उसको अगर नहीं भरते तो इट्स ओके, इवन देन इट्स ओके, वो हम बोन बन जाएगी। और अगर आप भर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं आपको अपने कुछ केसेस दिखाऊंगा जिसमें मैंने सिस्ट निकाल के अंदर बोन ग्राफ्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट था ट्रीटमेंट प्लान। ओके सर। Sir, is it okay to do marsupialization in older patients, especially let's say ये patient? Yes, that's a good question, Nadia. Basically, old age patients के अंदर मार्सुपिलाइजेशन इज स्लाइटली ट्रिकियर, क्योंकि बाबा जी जो है ना वो वैसी उनको आपकी शक्ल पसंद नहीं, तो वो आपको बार बार देखना पसंद नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप इसको अवॉइड करें, मार्सुपिलाइजेशन को ई न्यूक्लिएशन करें, एक ही दफा जो है ना पेशेंट को ट्रीट करें पूरा। दैट इज व्हाई आई सेड एज अगर ज्यादा हो तो ज्यादातर ई न्यूक्लिएशन की जाती है, ठीक है। इरप्शन सिस्ट क्या होती है यार, आसान सी चीज है, दांत इरप्ट कर रहा है, ऊपर ब्लूइश सी एक स्वेलिंग होगी, वो है इरप्शन सिस्ट, ठीक हो गया, स्मॉल ट्रांसलूसेंट था। अब आ गया जी सबका बाप, ठीक है, सारे सिस्ट का बाप आ गया जी, जिसको अब ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट था, देन WHO ने उसको केराटोसिस्टिक ओडोंटोजेनिक ट्यूमर बोल दिया था 2012 में, ठीक है। बट देन इन 2016 उन्होंने दोबारा कहा नहीं यार, मतलब सिस्ट जो है ना बोरिंग हो गया, तो इसको दोबारा ले आओ, इसको ट्यूमर में नहीं डालना, तो दोबारा सिस्ट में ले आए थे, ठीक है। तो इट इज नाउ ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट। When I was a resident, I used to call it KCOT, but now it's again it's OKC. Okay. Okay. So थोड़ा सा पहले ना मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ प्राइमोर्डियल सिस्ट के बारे में, ठीक है। प्राइमोर्डियल सिस्ट ना आज से कुछ साल पहले एक सिस्ट होती थी जिसको कहते थे प्राइमोर्डियल सिस्ट। वो
यूनिसिस्टिक एक कैविटी होती थी, बोन के अंदर प्रेजेंट होती थी, ठीक है। जहाँ मिसिंग टीथ होते ना नॉर्मली वहाँ होती थी, ठीक है। एंड अच्छा, कहीं पे अगर मिसिंग टीथ है तो वहाँ पे आप लोगों का पहला शक जाएगा रेजिडुअल सिस्ट के ऊपर ना, कि हो सकता है पेशेंट ने यहाँ से दांत निकलवाया और उसकी स्टोर हो रह गई। बट दीज सिस्ट नॉट प्रेजेंट जहाँ पे जेनेटिकली मिसिंग दांत होते थे उधर, ठीक है। जब उनकी बायोप्सीज की जाती थी ना तो पता चलता था ये भी ओके सीज है, ठीक है। ये छोटी सी प्राइमोर्डियल सिस्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ डिटेल, ठीक है। नाउ क्लिनिकल फीचर्स ना आप लोगों को केस ओकेसी की बहुत ज़बरदस्त आते हैं, सबको आई नो। सेकेंड एंड थर्ड डेकेड में होता है, मेल प्रिडिलेक्शंस में ज़्यादा है, एंगल ऑफ द मैंडिबल में सबसे ज़्यादा कॉमन है और रेमस में भी कॉमन, ठीक है। बोन एक्सपेंशन इसकी होती है नॉर्मली बक्कल बोन एक्सपेंशन होती है। ये बात तुम लोगों को पता है, ये बात याद रखना है बॉयज एंड गर्ल्स, ओकेसी में बक्कल एक्सपेंशन होती है। लेकिन if you want to differentiate OKC and एमिलोब्लास्टोमा में बक्कल एंड लिंगुअल एक्सपेंशन होती है। इट्स नॉट टू से कि OKC में लिंगुअल कभी भी नहीं हो सकती है, लेकिन कॉमनली नहीं होती, ओके। सो जब भी पेशेंट आएगा ना, आपको नजर आ रहा है रेडियोलिसेंसी, तो क्लिनिकली चेक करो, दोनों प्लेट्स को फिंगर लगा के ना दोनों तरफ से बाय डिजिटल एक पैल्पेशन करो एंड देखो कि बक्कल एक्सपेंशन है। अगर सिर्फ बक्कल है तो ओकेसी है मोस्ट लाइकली, एक्शियल क्रैकलिंग भी हो सकती है। और अगर लिंगुअल भी है तो फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, लेकिन मे बी इट्स एन एमिलोब्लास्टोमा। ये पता है यार, NBCSS Nevoid basal cell carcinoma. Nevoid basal cell carcinoma. Golden-Gold. गोल्डन गोल्ड सिंड्रोम, ठीक हो गया। ये आप लोगों को डॉक्टर सादिया ने रटवाया होगा नो? Yes, sir. Yes, sir. और आपको जब ये इस तरह की चीजें पढ़ते हो तो तुम लोगों को डॉक्टर सादिया की आवाजें तो नहीं आती कान में, क्लास खुशी गोल्ड होती सिंड्रोम आती है, बिल्कुल आती है। हो गया। ओके, सो डॉक्टर सादिया दुआ करो मेरा ये लेक्चर ना देखें, ना बहुत मारने वाली है मुझे वो। सो रेडियोग्राफिक फीचर्स पे आते हैं इसके। इस it appears as a radiolucency with well-defined margins, usually unilocular. It can also be bilocular, but usually it is unilocular, ठीक है। may envelop a tooth mimicking dentigerous cyst. Yes, ये आप लोगों ने कल भी बताया था मुझे कि dentigerous cyst जो है ना वो OKC उसके अंदर OKC भी हो सकता है, ठीक है। ओके, फजीला यस सर। फजीला कैसी हो तुम, ठीक हो? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बस बेटा मैं चेक कर रहा था तुम जागी हो कि नहीं। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ यूनिलोकुलर भी हो सकता है, मल्टीलोकुलर भी हो सकता है ओकेसी, ठीक है। पोस्टीरियर मैंडिबल कॉमन है, ठीक है। डेंटिजरस सिस्ट की अगर आपको नजर आए ना कहीं पे एक्सरे ऑस्की में या कहीं पर भी एक दांत के इर्द-गिर्द सिस्ट, उसमें पहले डेंटिजरस लिखना, नंबर 2 पे ओकेसी लिखना। अगर ये मल्टीपल है तो इट कुड बी गोल्डन गोल्ड, मतलब सिंड्रोमिक उसकी टाइप हो सकती है, ठीक है। अराइजेस फ्रॉम डेंटल लैमिना, ये रटे वाली बातों में मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा, ये तुम लोग याद करोगे खुद से, ठीक है। इसकी भी म्यूरल ग्रोथ होती है। ये म्यूरल समझते क्या होता है म्यूरल? सर कैप्सुलर सर उसमें इन्वेजिनेशन हो जाती है इन द कैप्सूल, सिस्टिक ग्रोथ होती है। आप लोगों में से कोई अगर थोड़ा तो यारी कौन है, म्यूट करो प्लीज हासिल। ओके, आप लोगों में से कोई पेंटर है हमारे पास यहाँ पे? यस सर। ओके, तेरा तुमको पता है ना म्यूरल्स क्या होते हैं पेंटिंग के अंदर? यस सर, म्यूरल पेंटिंग्स होती हैं। पेंटिंग्स होती हैं। सो बेसिकली इसको जो कैप्सूल बोला जा रहा है ना, वो इसलिए बोला जा रहा है कि उसकी जो वॉल है सिस्ट, ठीक है, सिस्ट की वॉल मुराद है इसके म्यूरल ग्रोथ मतलब उसकी कैप्सूल की ग्रोथ एंड एपिथेलियल probably one of the factors for recurrence. ओके,
इसकी जो म्यूरल ग्रोथ है ना, मोर इम्पोर्टेंट दैट ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ओकेसी की जो एग्रेसिव नेचर है ना, वो इसलिए है, देखो रेडिकुलर सिस्ट का एक्सपेंशन इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर ना कॉन्स्टेंटली इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस आ रहा है आ रहा है आ रहा है, उसका साइज बड़ा होता जाता है। बट लेकिन जो केस ओकेसी है ना, इसकी म्यूरल ग्रोथ बहुत एक्टिव है। इसके जो कैप्सूल है ना, it starts secreting lot of bone resorbing factors like कोई बता सकता है कोई bone resorbing factors क्या हो सकते हैं? Osteoclast. MMP सुना आप लोगों ने? मैट्रिक्स Yes, sir. MMP. yes sir, Matrix matrix metalloprotein. metalloproteinases. बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये MMPs रिलीज करता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा यार इसकी, लेकिन इसके हिस्टोलॉजिकल मेकअप इसका बहुत मजेदार नहीं है क्योंकि ये ना एग्रेसिव है। ओके ओके यार, ये हिस्टोपैथोलॉजी तो बिल्कुल ही डॉक्टर सादिया की आवाज़ आएगी आपको, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ या आप लोगों को। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अनलकी डे पे सर्जरी में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये वाला एक स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है। ये इतना अच्छा मुझे भी नहीं आता पढ़ाना, आप लोग पढ़ लेना यार इसको, और याद करना है बेसिकली इसको, ये सारी चीज़ें याद करनी है आप, ठीक है। ओके सो अच्छा, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर कुछ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो सर्जिकल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं आपको बता दूं। वो है ऑर्थोकेरेटिन और पैराकेरेटिन, ठीक है, एंड दी डॉटर सिस्ट्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। डॉटर सिस्ट जो है ना, अप टू 8 mm एक्सटेंड करके ना कैप्सूल से बाहर तक निकल रही होती है। और ऑर्थोकेरेटिन ना शरीफ वाली कैरेटिन है, और दूसरी है ना जो पैराकेरेटिन, वो थोड़ी बदमाश है। देखो उसका नाम ही है ना पैड़ा, पैड़ा मैंने ऐसे याद किया था, ठीक है। तो अगर अगर तो कोई सिस्ट है जिसमें ऑर्थोकेरेटिन वेरिएशन है ना, जो उसको आप लोग बड़े आराम से मार्सुप्लाइजेशन और रीन्यूक्लिएशन से ट्रीट कर सकते हैं। बट इफ इट इज पैराकेरेटिन तो फिर उसको रिसेक्शन करनी जरूरी है उसके लिए। अब इसकी ट्रीटमेंट जो है ना, सबसे पहले इसमें ना रूल आउट करो अमीलोब्लास्टोमा और रिकरेंस। इफ इट इज अ रिकरेंस तो फिर आप लोगों ने सिर्फ रिसेक्शन करनी, ठीक है। इसलिए डायग्नोसिस में पहले ही मैंने आप लोगों को रिकरेंस बता दिया कि चेक कर लेना कि रिकरेंस तो नहीं है। नेक्स्ट है जी के ई न्यूक्लिएशन विद पेरिफेरल ऑसियस क्यूरेटाज और ओस्टेक्टमी, दिस मे बी डन इन कॉम्बिनेशन विद कार्नोइड सॉल्यूशन और क्रायोथेरेपी। अच्छा यार, अब बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि टेस्ट में से सवाल तुम लोगों को ओके सी में से ही आना है। तो थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें आप लोग, थोड़ा जाग जाएं, क्योंकि बाकी इरप्शन से वगैरह नहीं आने वाला आप लोगों को एग्जाम में, ओके से ही आएगा, ठीक है। इसके जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है ना, वो है मार्सुप्लाइज। कभी भी ना अलोन मार्सुप्लाइजेशन इसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मैं एक वाकया हमेशा सुनाता होता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है, वो मेरे बॉस ने मुझे सुनाया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को सुनाया था। जो ओकेसीज थे ना, इनका जो फादर है ना ओकेसीज का, उनका नाम है पॉगरल, ठीक है। ही इज एन अमेरिकन, एंड एक बहुत हमारा प्रेस्टिजियस जर्नल होता है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का, जर्नल ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, JOMS, ठीक है। JOMS के अंदर देयर वाज दिस बिग पैथोलॉजी सेंटर इन अमेरिका, जहाँ पे सुबह दोपहर शाम से आते थे पॉगरल के पास, POGREL। तो वो क्या करते थे पॉगरल ना, इनको ट्रीट करते थे ओकेसीज को, एंड ही यूज्ड टू ट्रीट देम वेरी कंजर्वेटिवली विद मार्सुप्लाइजेशन, ठीक है। तो हुआ ये कि उन्होंने ना कोई 100 से ज़्यादा केसेस किए, मार्सुप्लाइजेशन करके पेशेंट सारे ठीक हो गए। उन्होंने ना JOMS के अंदर एक केस सीरीज और उसमें बताया जी कि basically what happens is when you break the epithelial lining, so it stops releasing MMPs, it stops releasing bone bone resorbing factors, उसके अंदर का प्रेशर भी रिलीज हो जाता है, it starts decreasing in size और ये और वो सब कुछ। then in 2005, ठीक है, उनकी ये बहुत लैंडमार्क स्टडी थी पॉपुलर की, बहुत लैंडमार्क स्टडी, मतलब उनकी लाइफ थी सारी। फिर क्या हुआ, in 2005 he wrote a letter to the editor of JOMS, और उसके अंदर he said कि I am extremely sorry कि ओकेसीज का ट्रीटमेंट मैंने आप लोगों को मार्सुप्लाइजेशन बताया है,
OKCs are very aggressive. मेरे पास रोज एक रिकरेंस आई होती है नहीं. So it is always marsupialization should always be followed by enucleation in OKCs because they tend to come back. ठीक है. एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मेरी, क्योंकि वो तो पायनियर थे, उनकी वजह से पूरी दुनिया में मार्सुपिलाइजेशन चल रही. तो उन्होंने जब वो अपना रिट्रैक्शन लेटर लिखा ना अपनी स्टडी का JOMS को, तो एक तो बहुत बड़े दिल की बात की उन्होंने. नेक्स्ट ये कि पूरी दुनिया में सब लोगों ने अपने जितने भी मार्सुपिलाइजेशन की हुई थी ना पेशेंट्स को, उन सबको कॉल करके बुलाया और सबकी रिकरेंसेस की, तो रिकरेंस कह रहा हूँ, सबकी इन्यूक्लेशन की सब. ठीक है. यार आप सब लोग मेरे साथ ही हो, सोए तो नहीं ना? नहीं सर. सर ये आप रूल आउट एमिलोब्लास्टोमा पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन करें प्लीज. रूल आउट एमिलोब्लास्टोमा बायोप्सी करके. इफ इट इज एन एमिलोब्लास्टोमा की ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट होती है. ठीक है. इट इज अ ट्यूमर, तो ऑलवेज डू अ बायोप्सी. कभी भी बायोप्सी के बगैर, एक बायोप्सी करनी है, दूसरा आपने ओरोपैथोलॉजी में पढ़ा होगा एस्पिरेशन करके उसकी बायोकेमिस्ट्री करानी है. और बायोकेमिस्ट्री से आप लोगों को पता चलेगा कि उसका प्रोटीन कंटेंट जो है ना वो मोर देन 10 ग्राम होता है. ओके. सो इसका कौन बताएगा? महरोज. यस सर. अगर एक आता है ट्यूमर के साथ जॉ के अंदर, ठीक है, और बोलता है स्वेलिंग है मेरे जॉ में, जल्दी से स्टेप्स बता दो. हिस्ट्री, फिर सर हिस्ट्री, फिर इंट्राओरल एक्सट्राओरल एग्जामिनेशन, फिर उसकी रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करेंगे और डिफरेंट एंगल से जो आपको चाहिए, और उसके बाद फिर बायोप्सी कर सकते हैं अगर आपको कोई सिस्ट वगैरह या कोई महसूस हो रही हो. बायोप्सी से पहले हमेशा एस्पिरेशन बतानी है, जरूर बतानी है. यस सर. क्योंकि हम देखना चाहते हैं, लेट्स से सिस्ट को आपने एस्पिरेट किया, उसमें से स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड आया. स्ट्रॉ कलर्ड है, इसका मतलब है कि रेडिकुलर सिस्ट है. या पस आई, उसमें वो भी रेडिकुलर सिस्ट हो सकता है. आपने एस्पिरेट किया और उसके अंदर से आ रहा है वाइट चीजी मटेरियल, तो ओकेसी. अगर आप कर रहे हो, आपने एस्पिरेट किया, ब्लड आ रहा है, तो इट कुड बी अ जायंट सेल लीजन, इट कुड बी अ वैस्कुलर मैलफॉर्मेशन, एबीसी. तो अगर आप लोग उसमें से एस्पिरेट करते हैं कुछ भी नहीं आता, दोबारा सिरिंज का बैरल दोबारा अंदर चला जाता है, तो ट्रॉमेटिक बोन सिस्ट नहीं, दैट मींस कि इट इज अ सॉलिड सिस्ट. हाँ, ट्रॉमेटिक भी हो सकता है. यस, एम्प्टी कैविटी हो सकता है. वेरी गुड, जिसने भी बोला है शाबाश, वेरी गुड. ट्रॉमेटिक बोन सिस्ट भी हो सकता है या कोई ट्यूमर भी हो सकता है. तो एस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आप लोगों को बताता हूँ एक वाकया, बड़ा खतरनाक वाकया. एक दफा हमारे पास एक पेशेंट आया, मैं रेजिडेंट था उस टाइम पे. उस पेशेंट की ना हम लोग रोज बायोप्सीज करते थे. तो पेशेंट क्या किया, लोकल दिया पेशेंट को, पेरिएपिकल किया, तो नीचे एक वेल डिफाइंड रेडियोलुसेंसी थी. ठीक है. उस दांत प्रीमोलर दांत था. तो हमारा प्लान ये था कि वी विल रिमूव द टूथ एंड देन पेरिएपिकल जो एरिया होगा उसको क्यूरेटाज करके, हमें लगा कि भाई ये ट्रोमेटिक सिस्ट है या रेडिकुलर सिस्ट है, तो निकालते हैं इसको. हमने वाइटैलिटी कोई नहीं कराई. जब बंदा रेजिडेंट होता है ना, तो इतने काम होते हैं कि बंदा कहता है यार बस स्पीड मारो, घर जाओ. हमने वाइटैलिटी वगैरह कोई नहीं कराई और मिस्टेक की. एंड मैं ना दांत प्लान कर लिया जी, बायोप्सी करने लगे. दांत जैसे ही निकाला ना, तो सॉकेट के अंदर से जो ब्लीडिंग थी ना, वो ऐसी थी कि पेशेंट के पेट पे आके ब्लड गिर रहा था. ठीक है. जैसे ही दांत निकाला, आपके ख्याल में ये क्या हुआ है? क्या था अंदर? बोन में तो कोई आर्टरी नहीं होती, आर्टीरियल ब्लीड आ रहा था अंदर से. कैसे? So कोई vascular malformation, giant cell. aneurysmal bone cyst या कोई giant cell lesion. बिल्कुल सही कह रही है तुम. कह रहे हाई फ्लो
वैस्कुलर मैलफॉर्मेशन जो होती है ना, आर्टीरियल मैलफॉर्मेशन, वो थी। तो उसका जो सोल्यूशन है ना, आप लोग सारे 51 बच्चे, जितने भी 50 बच्चे यहाँ पे हैं, सब याद रखना पूरी जिंदगी, कभी जिंदगी में तुम लोग क्लिनिक पे हो, दांत निकालो और अंदर से इस तरह का ब्लड आ रहा हो कि मतलब जैसे ही दांत निकाला और अंदर से ऐसी ब्लीडिंग हो रही है कि आप लोग देख तो हैरान हो गए हो, ये कैसी ब्लीडिंग है। तो क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप क्या करोगे? प्रेशर अप्लाई करेंगे प्रेशर मैं आप कंट्रोल करेंगे। मैं आपको बताता हूँ उसी टाइम। देखो वो तो सारी कहानी सुनाओगे ना तुम लोग के प्रेशर और ये और वो, बट बोन में ना प्रेशर के साथ, प्रेशर से आर्टरीज बंद होती हैं, बोन की ब्लीडिंग प्रेशर से बंद नहीं होती, रेयरली बंद होती है। आई मीन छोटी मोटी बंद होती है, मैं बहुत मैसिव ब्लीडिंग की बात कर रहा हूँ। मैसिव ब्लीडिंग कभी भी बंद नहीं होगी प्रेशर से। तो है ना, उसी टाइम पे दोबारा वो दांत अंदर डाल दो, उसी ओरिएंटेशन में जल्दी से वापस डाल दो दांत। ओके ठीक है सर। सर लेकिन अगर हम कॉटन का प्लग बना के वो हम फोर्सफुली अंदर सॉकेट के अंदर पुश कर दें और फिर बाद में हम करें, जिस तरह सर्जिकल प्रोसीजर्स में फौरन फिंगर प्रेस कर देते हैं ऊपर से, या अगर कोई होल हो तो फिंगर अंदर उसके कर देते हैं, तो वो भी तो हम कर सकते हैं। यार तुम जैसे कॉटन डालोगे ना महरोज, जैसे एक्चुअली वो ब्लीडिंग ना जब तुम देखोगे तो तुम्हें ज्यादा समझ आएगी। जैसे ही तुम डालोगे ना, तुम कॉटन करीब भी लेके आओगे तो कॉटन तुम्हें नजर आना भी बंद हो जाएगी सारी, बिकॉज इट विल टर्न रेड, पूरी की पूरी रेड हो जाएगी और उसके अंदर उसके थ्रू ब्लड बाहर आना शुरू हो जाएगा। जब बहुत मैसिव ब्लीड हो ना, तो आप इस तरह की जो सेमी सॉलिड चीजें हैं, कॉटन गॉज, इनके थ्रू ब्लड आता है। तो यू नीड समथिंग सॉलिड। जैसे दांत ने रोका हुआ था ना उसको, क्योंकि वैस्कुलर मैलफॉर्मेशन आप लोगों को जब मैं पढ़ाऊंगा ना, वैस्कुलर मैलफॉर्मेशंस आर बेसिकली आर्टीरियल मैलफॉर्म्ड चैनल्स। ठीक है। यार हमारा लेक्चर का टाइम जो है ना, अच्छा नहीं अभी बाकी है, हमने तो 10:45 पे स्टार्ट किया था। ओके 10:15 मिनट्स अभी है। ओके सो अच्छा, ई न्यूक्लिएशन पॉगरल ने ना फिर एक और चीज बताई कि ई न्यूक्लिएशन के साथ तेरा अ फ्यू एडजंक्ट्स जो कि करना जरूरी है। नंबर 1 है पेरिफेरल ऑसियस क्यूरेटाज, बर लें, बर के साथ ना इर्द गिर्द की बोन सारी उड़ा दें। नंबर 2 कॉर्नोइज सॉल्यूशन। कॉर्नोइज सॉल्यूशन इज बेसिकली अ सॉल्यूशन जो कि ना एसिटिक एसिड, फेरिक क्लोराइड और ये ना केमिकल कॉटरी कर देते हैं। अब तकरीबन 6 mm डेप्थ तक जाके ना सारी बोन ब्लैक कर देते हैं, नेक्रोज कर देते हैं बोन को। तो जितनी भी डॉटर सिस्ट्स है ना, वो सारी मर जाती हैं विद कॉर्नोइज सॉल्यूशन। ठीक है, पाकिस्तान में अवेलेबल है ये। एंड क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी बेसिकली कोल्ड थेरेपी। एक क्रायो प्रोब होता है, वो -30, -50, -80 डिग्री तक बिल्कुल फ्रीज कर देता है बोन को। तो जब फ्रीज होता है तो जितना भी सेल्स होते हैं ना बोन के, उनका सारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म सारा फ्रीज हो जाता है और सेल की डेथ हो जाती है बड़ी स्पीड में। सेल डेथ होती है तो बस काम हो गया अपना, सारा डॉटर सेल्स भी मर जाते हैं। मैंने आपको बताया जो पैरा कैराटोटिक है ना वेरिएंट, इसका रिकरेंस रेट बहुत हाई है। देखो कुछ लोगों, कुछ जगहों पे 5% है, कुछ जगहों पे 62% है। ये इतनी वेरिएशन क्यों है आप लोगों के ख्याल में, इतनी बड़ी वेरिएशन? सर डिफरेंट एज ग्रुप्स पे बहुत सारे फैक्टर्स, कंप्लायंस फैक्टर्स हैं, सर्जन फैक्टर्स हैं, वेदर ट्रीट, कुछ जगहों पे ट्रीटमेंट अग्रेसिव की जा रही है, कुछ जगहों पे ट्रीटमेंट बहुत नॉन अग्रेसिव की जा रही है। ठीक है ना, बहुत सारी वजूहत होती है। बट किसी पैरा कैरोटिड का 43% रिकरेंस है, ऑर्थो कैरोटिड का 4% है। ठीक है, ये मैं सारी बातें तुम लोगों को मैं बता चुका हूँ, सारी की सारी। एग्रेसिव ट्रीटमेंट जो होती है, एग्रेसिव ट्रीटमेंट किन की, पहले तो ये बताता हूँ कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कब करनी है, जब फैक्टर सारे मैंने बताए हैं, टीथ बचाना है, नर्व बचानी है, बोन बचानी है। एग्रेसिव ट्रीटमेंट कब करनी है, इफ इट इज अ रिकरेंट केस, इफ इट इज अ लार्ज केसीओटी और आपको लग रहा है बहुत एग्रेसिव है। ठीक है, बहुत लार्ज है और एग्रेसिव है, उसको मतलब इतना लार्ज है कि आपको लगता है कि इसकी मार्सुपलाइजेशन करके भी बहुत के जो है ना पूरा रेमस इन्वॉल्व किया हुआ है लेट्स से उसने। ठीक है, और बक्कल प्लेट सारी की सारी उड़ाई हुई है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में यू नीड टू डू
एग्रेसिव ट्रीटमेंट, क्योंकि रैमस में मैंने आपको बताया, रैमस में ना अगर रिकरेंस वापस आए ना तो वो ट्यूबरोसिटी में कभी कभी वापस आती है मैक्सिला की, कभी कभी पीछे स्कल बेस में रिकरेंस वापस आती है, ठीक है। सो NBCCS केसेस, नेवोइड बेसल सेल कार्सिनोमा ना नॉर्मली दे आर वेरी एग्रेसिव मल्टीपल ट्यूमर्स ना बार बार वापस आते हैं, तो उसको एक ही दफा उड़ाएं जरा स्पीड में, एक ही दफा एग्रेसिव हो जाए उसके साथ, ठीक है। हाउ टू प्रिवेंट रिकरेंस, ये आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हाउ टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ KCOT या OKC। तो उसकी क्या टेक्निक है, 3 एडजंक्ट्स बताए थे, पेरिफेरल मस्टेक्टमी, कार्नोइड सॉल्यूशन एंड क्रायोथेरेपी। ऑल्सो प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस के लिए क्या, मास यूटिलाइजेशन के बाद इन्यूक्लिएशन, सब्सीक्वेंट इन्यूक्लिएशन करना जरूरी है। नेक्स्ट रिसेक्शन, रिसेक्शन अगर करेंगे ना तो ये इसकी लीस्ट है रिकरेंस, इन फ्यू स्टडी 0% है रिकरेंस, ठीक है। यार इसको बताओ कैसे मैनेज करोगे इसको, ये बताएं, कोई बताएगा? सर ये बहुत लार्ज है, नर्व के बिल्कुल पास होगी, पॉसिबली नर्व विरोट भी हो रही होगी, सही है, बिल्कुल सही है। तो सर इसमें मास्टिपलाइजेशन होगी, ठीक है, जब साइज थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा फिर या तो इन्यूक्लिएशन, लेकिन सर ये तक रेमस तक जा रही है, सर ये रिसेक्शन ही होगी। सर ये सर अगर रिसेक्शन, मार्सुपिलाइजेशन करेंगे तो इसके फ्रैक्चर होने के चांसेस भी तो हैं फिर। तो सही कह रहे हो, इसीलिए सर ये रिसेक्शन पक्की पक्की, मुझे तो लगता है इसका फ्रैक्चर बस होने ही वाला है, हिस्ट्री लेते हुए शायद हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर आप लोग ना, आपने मार्सुपिलाइजेशन करनी है, ठीक है, ओ सॉरी रिसेक्शन करनी है, और रिसेक्शन करने के बाद यू विल हैव टू रिकंस्ट्रक्ट इट, ठीक है। ये देखो कॉन्डाइलर स्टंप बच गया इसका, इस एक्सरे में ऊपर तक नजर नहीं आ रहा, बट देखो इतनी बड़ी लीजन है जिसने सारा का सारा रैमस उड़ा दिया है, इसकी मार्सुपिलाइजेशन, Pathological इसकी अगर आप लोग करेंगी भी ना मार्सुपिलाइजेशन तो कितनी बोन बनेगी, थोड़ी बहुत यहाँ बन जाएगी, थोड़ी बहुत यहाँ बन जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा कि रीग्रो करके दोबारा से एंटी ये रैमस का शेप दोबारा बन जाएगी, पूरा रैमस नया बन जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इसको आपने एग्रेसिव होके ना पूरी लीजन अच्छी तरह निकालें और फिर रिकंस्ट्रक्शन प्लेट लगाएं, और अगर आप कर सकते हैं तो आप फ्लैप ले लें, कहीं से बोन ले लें, वो लगा लें, ठीक है। ये लग गया, ये कंप्लीट एक्सरे। इसका क्या करोगे भाई, इसका बताएं क्या करेंगे। ई डेंचुलस मैंडिबल, रैमस के अंदर पूरा KCOT बायोप्सी ने बताया। सर रिसेक्शन ही करेंगे। ओके, रिसेक्शन करोगी, ठीक हो गया। नहीं सर, इसमें बोन जो है वो हमारे पास नीचे बोनी स्पॉट मिल रही है, हम इसमें मार्सुपिलाइजेशन कर सकते हैं। यस, महरोज ने भी दोनों आंसर्स ठीक दिए अभी तक। पहले मैं उसने रिसेक्शन बताई थी, इसके अंदर देखो इकरा, इसके अंदर आपका जो एक तो महरोज ने देख लिया पोस्टीरियर बॉर्डर इंटैक्ट है, तो उसने कहा इंटीरियर बॉर्डर भी ना इंटैक्ट ही है किस्म का, तो उसने सोचा है कि चले इसके अंदर से ना हम मार्सुपिलाइज करके बोन दोबारा बना सकते हैं। इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें पूछना चाहिए था इकरा, वो ये था कि व्हाट अबाउट द बक्कल एंड लिंगुअल प्लेट्स, अगर बक्कल और लिंगुअल प्लेट्स इंटैक्ट होती है ना तो उसकी मार्सुपिलाइजेशन की जा सकती है। तो इसकी मार्सुपिलाइजेशन की और देख रही हो इकरा बोन फिल कितना आ गया है यहाँ पे, जी सर। कितना जबरदस्त बोन फिल आ गया। एंड वैसे इस पेशेंट की यहाँ कोई बोन है नहीं, ये मेन जगह जहाँ बोन होनी चाहिए यहाँ बना के वैसे खुश हो गए हम लोग, लेकिन चले कोई मसला नहीं है। ये है आफ्टर अराउंड 6 months, दिस इज आफ्टर 1 year, आफ्टर 1 year देखिए लग रहा है सिस्ट ही नहीं है यहाँ पे। इसके अंदर ना आई डेंट गेट द टाइम टू ऐड माई ओन केसेस, बट मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों में से कुछ बच्चों को ना अपने कुछ केसेस दिखाए हुए हैं जो मार्सुपिलाइजेशन के जिनमें बोन बन चुकी है। यानी किसने देखे हुए हैं, मेरे ख्याल से असद ने देखे हुए हैं, आई गेस नादिया ने देखा हुआ है मेरे ख्याल से, आई डोंट नो, लेकिन किसी बच्चे ने देखा हुआ है केस जिसके अंदर ना मैंने इसी तरीके से रैमस के अंदर से इनिक्लेट किया था सिस्ट, एंड जो अपोजिंग रैमस था उससे ज्यादा बोन बनी हुई उस जगह पे, अब ज्यादा रेडियो पे है वो जगह। तो इसी मार्सुपिलाइजेशन इज अ वंडरफुल प्रोसीजर इफ यूज्ड करेक्टली।
3.5 ईयर्स के बाद जरा माहौल चेक करें आप। अब आप ये देखो और ये देखो, यहाँ से अब ग्राफ भी ले सकते हैं हम। हाँ, दूसरे कहीं और लगाने के लिए बॉडी पे है। ओके, अब ये देखो, ये रिकरेंस है। अब अगर ये रिकरेंस है, पहली बात तो ये कि रिकरेंस क्यों हुई है, आप लोग बताएंगे मुझे। रिकरेंस इस एरिया में रिकरेंस होना पड़ेगा। सर वो सर न्यूक्लिएशन नहीं की होगी सही तरह, 1 mm मार्शलाइजेशन की गई है सर। सर सैटेलाइट्स इसकी वजह से एक्सेस 1 mm नहीं उठाया हुआ न्यूक्लिएशन के साथ। यहाँ पे मैं बता रहा था आपको, कंप्लीट लाइनिंग जो है वो रिमूव नहीं हुई। एग्जैक्टली यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे देखो ना, दांतों के दरमियान जाके सिस्ट को निकालना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो जो बंदा सोचेगा ना कि यार मैं कंप्लीट ई न्यूक्लिएशन इसकी कर दूंगा इस लोकेशन पे, वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है। ईदर ही हैज टू डू रिसेक्शन, जिसमें उसको यहाँ पे एन ब्लॉक एक बार के 100 के साथ कट यहाँ लगाए, एक कट यहाँ लगाए और पूरा का पूरा मैंडिबल निकाल दे, रिसेक्ट कर दे। ईदर ही हैज टू डू दिस और ही हैज टू मेक अ विंडो। और जब ये दांतों के पास से सिस्ट होके नीचे तक आ जाएगी, यहाँ तक छोटी सी रह जाएगी, तब इन्यूक्लिएशन करें। किसी ने इसकी इन्यूक्लिएशन की है दांतों के दरमियान जा जाके, और देखो इट हैज रिकर्ड नाउ। सर हम ऐसा नहीं कर सकते तो इन दांतों को एक्सट्रैक्ट करें और मार्शलाइजेशन करें? हाँ देखो ना, मुझे दी दिया ये जो जैसे नर्व है ना, उस तरह दांत भी वाइटल स्ट्रक्चर है, दांतों को सेव करना भी जरूरी है। सही है। ये देखो 7 ईयर्स के बाद रिकरेंस आई है इस पेशेंट की। अच्छा देखो, इस तरह का भी ओकेसी आ सकता है, इस तरह का ओकेसी अगर आए दो दांतों के दरमियान, इस तरीके से ओकेसी आपको मिल सकता है। इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे आप लोग? सर इसमें मार्शलाइजेशन के फिगर बॉर्डर इंटैक्ट है। ठीक है, मार्शलाइजेशन करोगे ना? पहले एक्सट्रैक्शन भी करेंगे। एक्सट्रैक्शन एंड मार्शलाइजेशन, सही कह रहे हो। मार्शलाइजेशन का फायदा पता क्या होगा? मार्शलाइजेशन का फायदा ये होगा, एक मिनट होल्ड करना। ओके, इसका यार मार्शलाइजेशन करो, जबरदस्त बोन बन जाएगी। यहाँ पे बोन बन सकती है, मसला बोन का नहीं है। दिस इज अ नॉन टूथ बेयरिंग एरिया ना, यहाँ पे बोन ना भी हो तो खैर है, बट बोन क्यों रखनी है, क्यों बचानी है? बिकॉज नर्व गुजर रही है ना, लिप नम हो जाएगा पेशेंट का। ठीक है। निवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा में ना, आई रिमेम्बर के सर जी सर पिछली स्लाइड कीजिएगा, एक चीज पूछनी है प्लीज। उससे पिछली। सर इसमें आपने कहा है कि हम ना रिसेक्शन करते हैं, फर्ज करें। नहीं रिसेक्शन नहीं करेंगे इसमें, नहीं करेंगे। नो। हाँ, इसमें रिसेक्शन करेंगे अगर ये रिकरेंस हो गई है 7 ईयर्स के बाद, पेशेंट ऐसा है ना, अगर तब रिसेक्शन करेंगे। यस सर रिसेक्शन का मतलब ये है कि मतलब यहाँ से लाइक जो ये वाला पोर्शन पूरा हम रिमूव कर देंगे। एग्जैक्टली, तुमने बड़ा अच्छा निशान लगाया यार, बिल्कुल ऐसी। तो सर तो जब रिमूव करेंगे तो मतलब फिर दोबारा सिस्ट निकाल नकूल के हम दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे, दांत वैसे के वैसे वापस आ जाएंगे। नहीं, दांत नहीं आएंगे वापस। हम ये करेंगे कि हम ये निकाल दिया, ये सारा निकाल, तो हिप बोन से लेंगे बोन का ब्लॉक। सर आवाज नहीं आ रही, मैं स्पीकर बंद करता हूँ अपने, दोबारा बताइए। हाँ, मैंने कहा जब हम ये निकाल देंगे ना, ये पूरा ब्लॉक, बोन ब्लॉक पूरा, इसको बोलते हैं एन ब्लॉक रिसेक्शन। ठीक है, इसमें इंफीरियर बॉर्डर तुमने बचा लिया। तो ये एन ब्लॉक रिसेक्शन जब कर लेंगे ना, करने के बाद हम ब्लॉक लेंगे जो इलिया क्रेस्ट है, हिप बोन से ब्लॉक लेके आएंगे, वो रखेंगे, उसको प्लेट के साथ जोड़ देंगे इधर, और उसके ऊपर फिर डेंटल इम्प्लांट्स लगाएंगे उसी टाइम पे। ठीक हो गया? ओके सर, अब समझ आ गई, मैं रेज कर देता हूँ। ये सवाल एक छोटे ने मुझसे पूछा था, वैसे बोलना नहीं चाहिए, उस्ताद ही हमारे वो भी, लेकिन रॉयल कॉलेज में एक इंडियन आर्मी ने मेरे से पूछा था, जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आप लोग लास्ट टाइम में मेरे वक्त में आया था।
तो मुझसे पूछा निवोइड बेसल सेल कार्सिनोमा का जो जेनेटिक ट्रांसमिशन है वो क्या है। ये वो चीज़ है जो हम जब भी देखते हैं कहते हैं हाँ ठीक हो गया आगे चलो, और उसने मेरे से ही पूछा। तो इस पे आप लोगों के लिए टिप ये है कि जब भी आप लोगों से कोई सवाल पूछे ना, तो मेरे ख्याल से बहुत फ्यू डिजीज है जिसमें ना रिसेसिव ट्रांसमिशन होती है, सब में डोमिनेंट ही होती है। तो मैंने डोमिनेंट तुक्का मारा और वो शुक्र है कि लग गया। जो ट्रायड है ना, जो तुम लोग को उसके फीचर्स तो पता ही हैं यार, मल्टीपल बेसल सेल नीवाई, मल्टीपल केराटोसिस होते हैं जॉज के, स्केलेटल एनोमलीज होती हैं, फ्रंटल एंड टेम्पोरल बॉक्सिंग होती हैं, मल्टीपल ओकेसीज होते हैं इसके अंदर, ठीक है। बाइफिड रेव्स, स्पाइना बाइफिडा, कैल्सिफिकेशन ऑफ द फार्क सेरेब्राई, ये याद रहेंगे यार तुम लोग को सारे, ये तुम लोग को बड़े अच्छे याद करवाए होंगे डॉक्टर सादिया ने, ठीक है। ये देखिए इस बच्चे की फ्रंटल बॉक्सिंग है और बाकी सारे फीचर्स भी हैं इसके। मुझे वो नजर नहीं आ रहे मल्टीपल बेसल सेल कार्सिनोमास शायद ट्रीट हुए हैं, ये हल्का सा एक ये निशान नजर आ रहा है मुझे। बेसिकली मैंने तो कम पेशेंट देखे, एक ही पेशेंट देखा आज तक, उनमें सबसे ऑब्वियस फीचर जो होता है ना फेस पे मल्टीपल बेसल सेल कार्सिनोमास नजर आ रहे होते हैं, और अगर आप उनका जॉ स्कैन कराएंगे ना उसमें छोटी छोटी रेडियोसेंसिंग नजर आएंगी। ये देखो ये आ गया इसके बेसल कार्सिनोमास बहुत सारे, और ये जब एक्सरे कराया तो मल्टीपल रेडियोसेंसिंग नजर आ रही है बेसल कार्सिनोमा, ठीक है। ओके सी एस का ये देखें मल्टीपल बेसल सेल कार्सिनोमास एंड मल्टीपल ओकेसीज इन द जॉ, ठीक है। और इसके अंदर ना फर्स्ट टाइम इसको ट्रीट किया जाता है विद मार्सुपिलाइजेशन इन्यूक्लिएशन, बट इफ इट रिकर्स देन रिसेक्शन। इसका फोन है ओके ओके हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर। ओके लेट्स फिनिश द लेक्चर हेयर यार, मतलब मेरे ख्याल से ओकेसी कर लिया है, सारे इंपॉर्टेंट सिस्ट तकरीबन हमने कर लिए हैं। ये जिंजिवल सिस्ट ऑफ द न्यू बॉर्न है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम लोग को थोड़ा बहुत तुम लोगों को पता होना चाहिए कि होता क्या है। इस पे कोई इतना सच क्वेश्चन नहीं आने वाला आप लोगों को। लैटरल पेरिडोनटल सिस्ट तुम लोग को पता ही है, सिस्ट अराइजिंग इन द लैटरल पेरिडोनटल रीजन, इन्फ्लेमेटरी ओरिजिन का होता है। कल किसी ने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया था कि ओडोंटोजेनिक सिस्ट का लैटरल पेरिडोनटल बताया था एंड रेडिकल बताया था, ठीक है। डेवलपमेंटल भी हो सकता है और ये इन्फ्लेमेटरी भी हो सकता है। एक चीज होती है स्टेफनेस इडियोपैथिक बोनी क्या है, एक होता है सीओसी होता है। सीओसी पता है आप लोगों को सीओसी का? यस सर, ओडोंटोजेनिक ट्यूमर बेनाइन। हाँ ओके, तो थोड़ा सा एग्रेसिव होता है ये, ठीक है। इसको ना इसको हम ट्यूमर्स के साथ करेंगे, ठीक है। इसके बस आप लोगों को नाम बता रहा हूँ, क्लासिफिकेशन में पूछे ना अगर तो तुम लोग बता देना। ओके डन है जी। सर जी सर हम सिर्फ रेडियोग्राफ से पता नहीं कर सकते राइट कि इस सिस्ट की रिकरेंस हुई है या नहीं हुई? Like we have to take history for that, right? We can't just tell from the radio. एग्जैक्टली ठीक है। ओके नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट, अच्छा पिछली स्लाइड श्रेक की थी वो मैंने ऐड की थी जब वो पहले मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी। आप लोगों को किस को पसंद है श्रेक? आई लव श्रेक, मतलब आई डोंट मुझे मतलब मुझे सर वो ही इज माय फेवरेट एनिमल। उसमें जो I like donkey. उसमें जो डोंकी है ना डोंकी इज माय फेवरेट एनिमल। Yeah, donkey. तो है ही खोता। यस जो एडी मर्फी है ना यार वो बहुत जबरदस्त है, तो मैं फ्रेश हो जाता हूँ उस डोंकी को हमेशा देख के। नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट जो है ना, इंसाइसिव कनाल का सिस्ट है, स्नैपनीज, यार ये सारे तुम लोग को नाम पता होने चाहिए, ठीक है। इसकी डिटेल में अगर मैं जाऊंगा ना क्लास, तुम लोग बोर भी बहुत ज़्यादा होगे एंड बहुत ज़्यादा हम कुछ गेन करने वाले नहीं है।
नेजोपैलेटाइन डक्ट सिस्ट जो है ना हार्ट शेप रेडियोसेंसी मिलती है। मेन पॉइंट इसका बता रहा हूँ, अपर ओक्लूजल कराएंगे तो सिस्ट मिलेगा। इसको पैलेटल और बक्कल अप्रोच के थ्रू कभी कभी यहाँ निकालना पड़ता है, ठीक है। ई न्यूक्लिएशन, इसका ट्रीटमेंट ना कोई मार्सुपिलाइजेशन वगैरह नहीं है, सिंपल इसका ई न्यूक्लिएशन करनी पड़ती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। नेजोलेबियल सिस्ट जो है ना सॉफ्ट टिश्यू सिस्ट है, इसकी भी कंप्लीट ई न्यूक्लिएशन है, कोई मार्सुपिलाइजेशन वाला सीन नहीं है इसके अंदर, कंप्लीट निकालें इसको खलास। नेक्स्ट टाइम हम लोग ट्यूमर्स पढ़ेंगे, सिस्ट हमारे खत्म हो गए बॉस। अगर आप लोगों का सिस्ट में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो। सर ओकेसी नीलिमा में लिखा हुआ है? हाँ बिल्कुल जी, वो तो बहुत नहीं सर, मैंने पीडीएफ खोली हुई है वो ये लैपटॉप पे, तो मुझे तो नजर नहीं आई पूरे चैप्टर में। ओकेसी नहीं लिखा हुआ उसमें? नहीं, बाकी सारे सिस्ट हैं, ओकेसी मिल नहीं रहा। हाँ वो ट्यूमर्स में लिखा है, नीलिमा की वो जो एडिशन है ना वो इस तरह तुम्हें मिल जाएगी। सही हो गया। तो उमर भाई आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें आप। नहीं सर। ओके, हानिया लेक्चर की समझ आ गई है बेटे? हानिया सर हानिया या वानिया? वानिया तुम्हें समझ आ गई है ना? जी सर। गुड। एंड हानिया? सर मैंने क्वेश्चन पूछना था आपसे। सर एक दानिया भी है। हानिया के अलावा सब है सर। हानिया के अलावा सब नहीं मैं भी हूँ, मुझे लगा दानिया को बुला रहे हैं। अच्छा हानिया हो, हानिया लेकिन यार तुम बड़ी तुम्हारे रेस्क्यू करने के लिए कुछ 4-5 दोस्तें तुम्हारी आ गई थी। हानिया वानिया मुझे लगा कि आप दानिया सारी आ गए, वानिया भी आ गई, दानिया भी, और मैं भी आ गई। ईमान का कोई क्वेश्चन था, ईमान पूछिएगा प्लीज। सर मुझे बस एक चीज पूछनी थी कि मतलब मोस्ट ट्रीटमेंट्स में हम आपने यही मतलब मार्सुपिलाइजेशन ही मतलब बेस्ट ट्रीटमेंट चॉइस थी, तो फिर इन्यूक्लिएशन कब करते हैं? देखो, इट इज अ स्मॉल सिस्ट, enucleation is the best choice, ठीक है। if it's a small cyst, it's not invading any surrounding vital structures, and it is it is a recurring lesion, तो मार्सुपिलाइजेशन फिर बेस्ट नहीं है। तो आई वुडंट यूज द टर्म बेस्ट ट्रीटमेंट। जब भी आपसे सिस्ट का कोई पूछेंगे ना एग्जाम में, आप लोग लकी इस तरीके से कि 2-3 नंबर का सवाल आता है ना प्रॉफ में, वो आता है a patient has presented with a slowly progressive swelling in the left angle of the mandible. On radiographic examination, you find a large multilocular radiolucency. On aspiration, you notice a white cheesy material. ऐसी बात है, ठीक है। How will you manage? अब क्योंकि इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा नहीं है ना, तो आप लोग हिस्ट्री वगैरह सब कुछ करने के बाद और एस्पिरेशन, बायोप्सी, CBCT एंड उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस। ज़बरदस्त बात ये है आप लोगों के पास कि उसने आपको ना 5-6 फैक्टर्स बताए भी नहीं होते कि आप लोग स्पेसिफिकली बताओ कि मार्सुपिलाइजेशन करनी है या रिसेक्शन करनी है, जो भी करना है। यू कैन राइट ऑल ऑप्शंस, ये अच्छी बात है प्रॉफ में थ्योरी एग्जाम। वाइवा में आप लोगों को पकड़ा जा सकता है, वाइवा में ना स्पेसिफिकली जिस तरह मैं आप लोगों को रेडियोग्राफ दिखा रहा था, ऐसे रेडियोग्राफ दिखाएंगे आपको। देन यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन टू द एग्जामिनर कि सर पेशेंट की एज क्या है, एंड इज दिस अ फर्स्ट टाइम लीजन और अ रिकरिंग लीजन, ऐसे करके। ठीक है ईमान? जी सर ठीक है। यार आप लोगों में से कोई एक बंदा होगा चैंपियन जो कि अपने फ़ोन पे स्नैपशॉट्स लेगा पूरी क्लास के। इस टाइम पे 51 लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, एंड 51 लोगों की जो है ना वो अटेंडेंस लग जाएगी। अमीर, लेक्चर समझ आ गया बेटे? यस सर, अच्छा लगता है। गुड, यस सर, ठीक हो गया। अनफाल, लेक्चर समझ आ गया? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, आगे अच्छा था लेक्चर। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बैक अनफाल। यार वी मिस्ड यू। जी सर। मैंने कहा वेलकम बैक, तुमने 3-4 लेक्चर नहीं लिए, हमने आपको मिस किया था। सर लास्ट वीक से ले रही हूँ।
अच्छा, फिर बाकी तो मैंने मिस कर दिया लास्ट वीक। अच्छा, कायनात लेक्चर समझ आ गई है? यस सर। शाबाश। नूर फातिमा लेक्चर समझ आ गई है? यस सर। मिसवार बॉय यस सर। और चैंपियन और शिफा आबिद यस सर। जबरदस्त। खिजर भाई जी सर, समझ आ गई लेक्चर की, बहुत अच्छा था। यार तुम भी बहुत अच्छे हो खिजर, थैंक यू वेरी मच। आप लोग नहीं अपना सर, ख्याल आप रखें। कौन लेगा स्नैपशॉट्स? कोई ले ले यार, बस आप लोगों में से कोई कौन लेगा? किसी को सर ग्रुप में आ गई हैं, ग्रुप में भेज दिए कैंडिडेट ने। व्हाट यार, बहुत तेज हो तुम लोग यार। रेहान आलम। ओके जी, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखें जी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूंगा थर्सडे को 10:30। ओके, ओके सर, डॉट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर सर। अल्लाह हाफिज सर। सर जी सर अगर एक आध लेक्चर में अगर सिर्फ और सिर्फ केसेस की मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर हो जाए 15 से 20 मिनट, जिसमें मतलब डिफरेंट केसेस हो और मतलब उसमें रिजेक्शन या इनिशिएशन, मतलब अगर आप एक इस तरह का सेशन करवा दें तो। करेंगे थर्सडे को ओके करेंगे। सर। डन। ओके सर। ओके सर। ओके बाय। सर ये कितने सिलेबस रह गए पीछे कि ऑलमोस्ट हो गए? कोई रह जाते हैं अभी ना, कोई मेरे ख्याल से 10 लेक्चर, 10 महीना 1.5 महीना। आवाज नहीं आ रही। चलो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा तुम्हें, ठीक है?